Assalamu alaikum everyone. Today we will cover section 4.2.5 which is data storage. ओके अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि किस तरीके से हम लोग डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम लोग कौन कौन से टाइप्स को यूज करते हुए हम लोग डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने स्टडी किया था प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। अब प्राइमरी डाटा में क्या था कि जो हम लोग डाटा को खुद कलेक्ट कर रहे होते हैं वो होता है प्राइमरी डाटा। ठीक है, जिस तरीके से क्वेश्चन के थ्रू हम लोग कर रहे होते हैं, इंटरव्यूज के थ्रू हम डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं, सर्वेस के थ्रू हम लोग डाटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं। द सेकेंड वन इज सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा में क्या होता है कि पहले से कलेक्टेड डाटा होता है, जस्ट हम उसको यूज कर रहे होते हैं, हमें खुद वो डाटा कलेक्ट नहीं करना पड़ता। ओके, अब कलेक्शन वाला काम कंप्लीट हो गया, हम लोगों ने डाटा को कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करने के बाद ऑब्वियसली उसको स्टोर करना होगा, उसके डिफरेंट मेथड्स होंगे। ठीक है, अब जो डाटा होता है वो एक टाइप का डाटा नहीं होता, डिफरेंट टाइप्स के डाटा होते हैं। ठीक है, उस डाटा का डिफरेंट साइज होता है, तो ऑब्वियसली उसको जो है वो स्टोर करने के डिफरेंट मेथड्स होंगे। तो आज हम लोग डाटा स्टोरेज में यही डिस्कस करेंगे। ओके, definition: after collection, data must be stored effectively for easy management and analysis. अब डाटा जब कलेक्ट हो गया तो उसके बाद उसको इफेक्टिवली स्टोर भी करना है। ठीक है, ताकि हम लोग उस डाटा को इजीली मैनेज कर सके, जो भी उसके ऊपर कंप्यूटेशंस परफॉर्म करनी है वो कर सके, जो भी एनालिसिस परफॉर्म करना है वो कर सके। स्टोरेज मेथड डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड साइज ऑफ द डाटा। जो स्टोरेज मेथड्स हैं वो ये नहीं कि एक ही मेथड है उसी को यूज करते हुए हमने डाटा को स्टोर करना है, क्योंकि डाटा का साइज डिफरेंट होता है, क्योंकि डाटा के जो टाइप्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है, डिफरेंट टाइप्स होती हैं डाटा को। तो उनको ऑब्वियसली स्टोर करने के लिए डिफरेंट मेथड्स को यूज किया जाता है, जिसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, कॉमन डाटा स्टोरेज मेथड्स कौन कौन से मेथड्स होते हैं? फर्स्ट वन इज रिलेशनल या नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। सेकेंड मेथड है डेटा वेयर हाउस। थर्ड मेथड है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। फोर्थ मेथड है क्लाउड बेस्ड स्टोरेज। एंड फिफ्थ मेथड है ब्लॉकचेन। ओके, आपकी बुक में जस्ट इतना लिखा हुआ है कि ये मेथड्स हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से डाटा को स्टोर कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने नीचे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दे दी है। ठीक है, हर मेथड की कि इसमें किस तरीके से डाटा को स्टोर किया जा रहा है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रिलेशनल डाटाबेस, RDBMS। ठीक है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें जो स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है वो वाला डाटा जो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है वो क्या हो रहा होता है कि डिफरेंट टेबल्स होते हैं, उनका आपस में रिलेशन होता है। ठीक है, इस वजह से इसे रिलेशनल डेटाबेस भी कहा जाता है। इसमें डाटा को टेबल्स की फॉर्म में, मतलब रोज और कॉलम्स की फॉर्म में डाटा को स्टोर किया जाता है, जिस तरीके से एक सॉफ्टवेयर है एक्सेल। में भी आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने इसको यूज किया होगा एक्सेल को। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि टेबल्स बने होते हैं। ठीक है, उसमें जो है वो आप अपने डाटा को स्टोर कर रहे होते हो। अब हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल ये है कि आर टेबल विद द स्टूडेंट नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स। ठीक है, अब हमारे पास एक डाटा है जिसमें स्टूडेंट के नेम्स हैं, रोल नंबर है और मार्क्स है। अब हमने इसको स्टोर करना है, तो हम लोग इस डाटा को एक टेबल की फॉर्म में स्टोर करेंगे। नेक्स्ट है नो एसक्यूएल डेटाबेस। इसमें क्या होता है, नो एसक्यूएल का मतलब है नॉट ओनली एसक्यूएल। मतलब इसमें सिर्फ टेबल्स नहीं होते, बल्कि इसमें डाटा को डिफरेंट वेज में स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट की फॉर्म में, जिसमें जेसन्स की फाइल हो सकती है। अब इसका मतलब ये हमारे पास ना जेसन्स की फाइल है, इस तरह से हम लोग डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ये हमारे पास डाटा टेबल के अंदर स्टोर नहीं हुआ हुआ। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें हम लोगों ने एक नेम स्टोर करवाया है, एज स्टोर करवाया हुआ है। अब वो हमने देखा है कि जो नेम है अली, क्या वो स्टूडेंट है? ठीक है, अगर वो स्टूडेंट है तो ट्रू आ गया, अगर वो स्टूडेंट ना होता तो यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ आता। ठीक है, इसके अलावा जो अली नेम है जिसका, ठीक है, उसके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं? ठीक है, C++ इसके पास स्किल है, पाइथन, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, ये इसके पास स्किल्स हैं। तो इस तरीके से हमने डाटा को स्टोर करवाया। अगर हम इसे टेबल की फॉर्म में करवाते तो इस तरीके से होता कि यहाँ पे नेम होता, यहाँ पे एज होता, लिखा होता यहाँ पे इस स्टूडेंट के क्या, ये स्टूडेंट है और इसकी स्किल्स क्या है, राइट। और यहाँ पे नीचे करके फिर आगे नेम आ जाता अली। ठीक है, इसी तरीके से अगर सेकंड नेम हमने यहाँ पे लिखना है तो यहाँ पे हम लोग लिख देते अहमद, फिर इसकी एज लिखते, इसकी एज लिखते। इस तरीके से हम लोग टेबल की फॉर्म में भी इसको स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन इस वक्त ये डॉक्यूमेंट की फॉर्म में डाटा स्टोर हुआ हुआ है। इसके अलावा इसमें की वैल्यू स्पेयर, की वैल्यू के तौर पे भी इसको स्टोर करवाया जाता है। कैसे करवाया जाता है, अब यहाँ पे ना ये यहाँ पे जो है वो की वैल्यू को ही यूज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है नेम, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, की है। ठीक है, इस की कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो वैल्यू हमने आगे अली दी है, राइट। इसी तरीके से एक और की हमने यूज की है एज।
के नाम से, ठीक है, इसको हमने वैल्यू दी है 20। इसी तरीके से एक और हम लोगों ने की यूज की है स्टूडेंट, इसको नाम दी है ट्रू। ओके, अब इसमें ना क्या होता है कि जो कीज होती है ना वो सब डबल कोट्स के अंदर लिखी जाती हैं। अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो तो यहाँ पे देखिए जितनी कीज है, ठीक है, जो ब्राउन कलर में लिखी हुई है, ये की है, ये की है, ये की है, ये की है, ये जितनी भी कीज हैं इनको हम लोगों ने डबल कोट्स में लिखा हुआ है। इसके अलावा हम लोग डेटा को ग्राफ्स की फॉर्म में स्टोर करवा सकते हैं जिसमें कनेक्शंस आते हैं, लाइक फेसबुक फ्रेंड्स, ठीक है। और फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो सेकंड पर्सन का फ्रेंड है, फिर सेकंड पर्सन किसी और पर्सन का फ्रेंड है, इस तरीके से आपस में इनके कनेक्शंस बन रहे हैं। तो ग्राफ्स इस तरह से जो है वो ग्राफ्स की फॉर्म में भी शो करवाया जाता है। एग्जाम्पल है सोशल मीडिया पोस्ट एंड कमेंट्स, ठीक है। अब ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है तो इसको हम लोग टेबल्स की फॉर्म में स्टोर नहीं करवा सकते। ओके, सेकंड मेथड है डेटा को स्टोर करने का, विच इज डेटा वेयर हाउस। अब ये क्या होता है, अब हम इसको पढ़ते हैं। अ ह्यूज स्टोरेज प्लेस फॉर ऑल डाटा फ्रॉम मेनी सोर्सेज, ठीक है। अब इसमें क्या है कि बहुत सी जगह से डाटा को लिया गया है और अब हमने उसको स्टोर करवाना है, क्योंकि वो डाटा बहुत बड़ा है। तो हमारे पास एक बहुत ज्यादा प्लेस होती है, ठीक है, जहां पे हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, ओल्ड डाटा को हम लोग स्टोर कर रहे होते हैं। वो होता है डेटा वेयर हाउस, ठीक है, एक बहुत बड़ी जगह है, ठीक है, और उसके अंदर हम लोग ओल्ड डाटा को स्टोर कर रहे हैं, वो हमारे पास होता है डेटा वेयर हाउस, ठीक है। अब मोस्टली जो है वो इसको कंपनीज यूज कर रही होती हैं। क्यों यूज करती है? ताकि जो भी पैटर्न्स हैं, जो भी ट्रेंड्स बन रहे हैं, उनको स्टडी कर सकें। हम बहुत दफा बात कर चुके हैं कि पैटर्न्स क्या होते हैं और ट्रेंड्स क्या होते हैं। अगर हम इसको दोबारा से रिपीट कर लें, दोबारा से डिस्कस कर लें, तो पैटर्न्स क्या होते हैं? पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न इज समथिंग जो डाटा के अंदर रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। जिसमें जो जिसका जो मतलब डाटा जो है वो रेगुलरली बिहेव कर रहा होता है। इसका मतलब कि इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि क्या चीज़ रिपीट हो रही है। पैटर्न के अगर हम लोग एग्जांपल समझें, फॉर एग्जांपल कि हर साल जो दिसंबर है, ठीक है, दिसंबर मंथ में सेल्स इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल 2025 में मतलब पूरे साल को अगर हम लोग नोटिस करें तो उसमें जो दिसंबर का मंथ था उसमें सबसे ज्यादा सेल्स हुई हैं। इसी तरीके से हम पीछे आ जाए 2024 में, तो उसमें भी बाकी सारे मंथ्स के अगर हम कंपेयर करें बाकी सब मंथ से, तो दिसंबर वाले मंथ में सबसे ज्यादा सेल हुई है। फिर अगर हम लोग 2023 की बात करें तो उसमें दिसंबर वाले मंथ में सबसे ज्यादा सेल हुई है। तो अब देखिए रेपिटेशन हो रही है कि जो दिसंबर मंथ है स्पेसिफिकली, उसमें सबसे ज्यादा सेल्स हो रही हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक पैटर्न बनता जा रहा है कि अब अगर 2026 में भी ऐसे हुआ, क्योंकि रेपिटेशन हो रही है। इसी तरीके से अगर हम लोग ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड में होता है कि ट्रेंड जो है वो ओवरऑल डायरेक्शन को शो कर रहा होता है कि किस तरीके से जो डाटा है वो मूव कर रहा है टाइम के साथ साथ। अब ये बात में भी समझ ना आई हो, इसमें ना प्रोग्रेस को बताया जा रहा होता है कि क्या प्रोग्रेस है, ठीक है। इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल देखें, स्टार्टिंग में जो नोकिया मोबाइल्स थे, ठीक है, उनका बहुत ट्रेंड था, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जो उनकी प्रोग्रेस है वो ऊपर की तरफ जा रही थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2002 की बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा नोकिया मोबाइल की सेल हुई। जब 2003 में आए तो मतलब फॉर एग्जाम्पल 50 मोबाइल 2002 में सेल हुए, तो 100 जो है वो 2003 में हो गए। फिर जब 2004 आया तो 150 मोबाइल सेल हुए, मतलब इसकी प्रोग्रेस ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, इसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। लेकिन फिर एक टाइम आया तो इसका ट्रेंड था वो डाउनवर्ड की तरफ चला गया, ठीक है। कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग 2020 की बात करें तो 400 मोबाइल जो है वो 2020 में सेल हुए। जब 2021 आया तो जो नोकिया के मोबाइल थे, ठीक है, उसकी डिमांड कम हो गई और 300 फॉर एग्जाम्पल उनकी सेल हुई है, ठीक है। इसी तरीके से जब हम लोग 2025 में आए तो फिर जो है नोकिया का ट्रेंड बिल्कुल खत्म हो गया। मतलब अब यहाँ पे जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है, मतलब उसकी सेल्स कम से कम होती जा रही है। तो ये ट्रेंड होता है, मतलब इसमें ना प्रोग्रेस शो की जा रही होती है कि क्या चीज ऊपर जा रही है, क्या चीज नीचे जा रही है, किस चीज का ट्रेंड ऊपर जा रहा है, किस चीज का ट्रेंड नीचे जा रहा है। एग्जाम्पल है लुकिंग एट 10 years ऑफ सेल टू फाइंड बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें ना हम लोग 10 years की सेल्स है हमारे पास और उसमें हमने देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट है, ठीक है, उसको हमने फाइंड करना है। तो अब हमारे पास एक डाटा होगा, ठीक है, डाटा वेयर हाउस में हमारे पास डाटा है जिसमें ओल्ड डाटा होता है, ठीक है, और उस डाटा को हम लोग एनालाइज करेंगे, उस डाटा के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और इस चीज़ को फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो ऐसी है जो कि ज़्यादा सेल हो रही है। नेक्स्ट टाइप है, हम लोग रिलेशनल नॉन नो एसक्यूएल डेटाबेस को भी डिस्कस कर चुके हैं, डेटा वेयर हाउस को भी डिस्कस कर चुके हैं, और अब टर्न है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम की। ओके,
ये है डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो डाटा होता है उसको डिफरेंट कंप्यूटर्स में स्प्रेड किया जाता है। हर कंप्यूटर में उस डाटा को रखा जाता है या उसको स्टोर किया जाता है। ठीक है। क्यों किया जाता है? ताकि इन केस अगर एक भी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कंप्यूटर है, कंप्यूटर वन। ठीक है। ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर टू, जिसे हम लोग सर्वर कह रहे हैं। ठीक है, ये एक्ट एज अ सर्वर। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जो डेटा था उसको इस कंप्यूटर में भी स्टोर करवाया गया, उसको इस कंप्यूटर में भी स्टोर करवाया गया। क्यों करवाया गया? कि अगर फॉर एग्जाम्पल एक भी कंप्यूटर फेल हो जाता है तो डाटा हमारे पास स्टिल सेफ रहे। ठीक है। डाटा जो है वो लॉस ना हो जाए। इस वजह से इसको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है डाटा को। ठीक है। एग्जाम्पल है जीमेल मैसेजेस स्टोर्ड ऑन गूगल वर्ल्ड वाइड सर्वर। कि पूरी दुनिया के जो सर्वर हैं, ठीक है, हर सर्वर के ऊपर जीमेल मैसेजेस एग्जिस्ट करते हैं या स्टोर हुए हुए होते हैं। ठीक है। एक भी सर्वर अगर अपनी वर्किंग स्टॉप कर जाता है तो बाकी सर्वर्स के ऊपर वो डाटा सेफ रहेगा। ओके। नेक्स्ट में क्या है? क्लाउड बेस्ड स्टोरेज। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो डाटा है उसको इंटरनेट के ऊपर स्टोर किया जाता है। ठीक है। जो डाटा होता है उसको इंटरनेट के ऊपर स्टोर किया जाता है, बजाय इसके कि हम लोग अपने पर्सनल कंप्यूटर्स के ऊपर स्टोर करें डाटा को। हम लोग क्या करते हैं, डाटा को इंटरनेट के ऊपर स्टोर करते हैं। इसका जो मेन एडवांटेज ये होता है कि हम लोग किसी भी वक्त किसी भी सिस्टम के थ्रू अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, अपने डाटा को यूज कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में कंप्यूटर है, हमने इसके ऊपर डाटा स्टोर कर दिया। अब हम लोग कहीं चले गए और जो हमारा कंप्यूटर है वो हमारे अपने घर के अंदर है। ठीक है। और हम लोग कहीं और चले गए, किसी और सिटी चले गए और वहां पे हमें उस डाटा को यूज करना है। हम कैसे करेंगे? हमारे पास तो अपना कंप्यूटर नहीं है। लेकिन अगर हमने उस डाटा को इंटरनेट के ऊपर अपलोड किया होगा तो हम अपने कंप्यूटर को अपने घर में रख के कहीं और चले भी जाएंगे तो वहां पे किसी भी सिस्टम को यूज करते हुए हम अपने डाटा को यूज कर लेंगे। तो ये इसका एडवांटेज होता है कि अगर हम लोग इसको इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर दें अपने डाटा को या स्टोर करवा लें। ठीक है। यहाँ पे यही पॉइंट लिखा हुआ है जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर यूजिंग द इंटरनेट। ठीक है। हम लोग इंटरनेट को यूज करते हुए हम लोग अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, अपने डाटा को यूज कर सकते हैं। जैसे गूगल ड्राइव है, हम लोग क्या करते हैं कि हमारी जितनी भी फाइल्स होती हैं, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में होती हैं या वर्ड की फॉर्म में होती हैं, जो और फाइल्स होती हैं, हम उसको गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड करते हैं। ठीक है। और उसके बाद कहीं भी किसी भी डिवाइस से अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस से अपने डाटा को यूज कर सकते हैं। अक्सर हम लोग ये करते हैं कि आजकल हम लोग अपने जो मोबाइल गैलरीज होती हैं, ठीक है, उसके अंदर हम लोग अपनी फोटोज नहीं रखते। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक ऐप है गूगल फोटोज, उसको यूज करते हैं और वहां पे अपनी सारी फोटोज अपलोड करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इन केस हमारा जो मोबाइल है वो खराब हो जाता है और हम लोग कोई और मोबाइल परचेज करते हैं, तो अगर हम लोग उस गूगल फोटोज को उसके ऊपर हम लोग इंस्टॉल करके और अपनी जो जीमेल अकाउंट है वो लगाएंगे तो सारी फोटोज हमारी उस मोबाइल के अंदर भी आ जाएंगी। ठीक है। जिस मोबाइल को भी हम यूज करेंगे उसके अंदर हम लोग अपनी फोटोज देखना चाहते हैं तो हम लोग देख सकते हैं, हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। ओके। लास्ट वन, ब्लॉकचेन। ठीक है। इसमें क्या होता है, डाटा को ना ब्लॉक्स के अंदर स्टोर किया जाता है। ठीक है। डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं, उनको उसके अंदर जो है डाटा को स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लॉक नंबर वन, दिस इज ब्लॉक नंबर टू, दिस इज ब्लॉक नंबर थ्री। ओके। डाटा को स्टोर करने के बाद इन सब ब्लॉक्स को आपस में लिंक किया जाता है। राइट। ये क्या होता है, बहुत सिक्योर होता है क्योंकि इसको चेंज करना मुश्किल होता है। इसमें जो हर ब्लॉक है वो दूसरे ब्लॉक के साथ लिंक हुआ होता है, ठीक है, कनेक्ट हुआ होता है। इसकी जो एग्जांपल है बिटकॉइन ट्रांजैक्शन। ओके, हम इसके एग्जांपल को डिटेल में समझते हैं कि बिटकॉइन ट्रांजैक्शन क्या होता है। सपोज कर लेते हैं कि अली है, ठीक है, वो 1 बिटकॉइन जो है वो सारा को देना चाहता है। ठीक है। ये एक ऑनलाइन मनी होती है। ठीक है। ऑनलाइन पैसे होते हैं। ठीक है। ये असल में एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। ओके। अली जो है वो 1 बिटकॉइन सारा को ट्रांसफर करना चाहता है। राइट। तो अली क्या करेगा, एक ट्रांजेक्शन क्रिएट करेगा। ओके। तो एक तरह से एक डिजिटल स्लिप बन जाएगी कि अली ने जो है वो सारा को क्या किया है, जो पैसे हैं वो ट्रांसफर किया है, या पैसे 1 बिटकॉइन जो है वो ट्रांसफर किया है। ठीक है। अब इसके लिए ये होता है, इसके लिए ना वेरिफिकेशन होती है। ठीक है। जो अली है, ठीक है, उससे पूछा जाएगा कि क्या जो है उसने 1 बिटकॉइन उसको सेंड किए हैं सारा को। अगर वो लिख देता है यस,
हाँ किए हैं, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन जो है वो वैलिड हो जाएगी, ठीक है, वेरीफाई हो जाएगी कि हाँ किए हैं, ठीक है। फिर उनका क्या होगा कि उनके ना ब्लॉक्स बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल अली ने सारा को 1 बिटकॉइन सेंड किए तो एक ब्लॉक बन जाएगा। इसी तरीके से जो जो बिटकॉइंस सेंड करेगा, ठीक है, सेंड और रिसीव करेगा, उसके डिफरेंट ब्लॉक्स बनते जाएंगे, ठीक है। अब ब्लॉक्स जो है वो क्या होते जाएंगे, ब्लॉक चेन के साथ लिंक होते जाएंगे, जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे एक ब्लॉक चेन बनाई है। जब ये आपस में ब्लॉक्स लिंक हो जाते हैं तो वो एक ब्लॉक चेन बन जाती है, ठीक है। अब उस ब्लॉक चेन को हर पर्सन देख सकता है, ठीक है, हर पर्सन को पता चलेगा कि जो अली है उसने सारा को 1 बिटकॉइन सेंड किए हैं, ठीक है, और सारा ने वो 1 बिटकॉइन रिसीव किए, क्योंकि वो एक प्रॉपर ब्लॉकचेन बन गई और उस ब्लॉकचेन को हर कोई देख सकता है। ठीक हो गया, तो इससे क्या होता है, सिक्योरिटी का इश्यू नहीं होता। हर किसी को पता होता है कि ये पैसे ट्रांसफर हुए या ये पैसे रिसीव हुए, उसको प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। ठीक हो गया, तो इस तरह से जो कोई भी चीट नहीं कर सकते, तो इसे कहते हैं बिटकॉइन ट्रांजेक्शन। तो इस तरह से भी डाटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आउटलायर, ट्रेंड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यूज। अब हम लोग इसको देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आउटलायर्स क्या होते हैं, ठीक है। हमारे पास ना डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, ठीक है, उनमें से कुछ वैल्यूज या 1 to 2 वैल्यूज जो बाकी सारी वैल्यूज से बहुत डिफरेंट होती हैं, ठीक है, बहुत दूर दूर जो है वो होती हैं। इसका मतलब क्या है, पहले हम इसको देखते हैं, वैल्यूज फार फ्रॉम द रेस्ट ऑफ डाटा। जो बाकी सारा डाटा होता है उसमें से कुछ वैल्यूज जो है वो बहुत ज्यादा दूर होती हैं, मे बी एरर और रेयर इवेंट, ठीक है, या वो एरर होगा या बहुत ही कोई एक्सट्रीम डिफरेंट इवेंट होगा, ठीक है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं तब हमें समझ आएगी। इसकी एग्जाम्पल ये है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डाटा है, ठीक है, स्टूडेंट की हाइट है, ठीक है, 9 क्लास के स्टूडेंट्स है उनकी हाइट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट है, उसकी हाइट 5 फीट है। इसी तरीके से एक स्टूडेंट है, उसकी हाइट 5.4 फीट है, ठीक है। एक और स्टूडेंट है, उसकी हाइट फॉर एग्जाम्पल 5.6 फीट है। एक स्टूडेंट है, उसकी हाइट 5.8 फीट है। ओके, अब उनमें से एक स्टूडेंट ऐसा आ गया है जिसकी हाइट 7 फीट है, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज है, ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये बाकी सब वैल्यू से बहुत डिफरेंट है, ठीक है, ये बहुत दूर है बाकी सब वैल्यू से। तो इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, आउटलायर कहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू बहुत फार अवे है बाकी सारी वैल्यू से। तो ये हो सकता है कि या तो उस डाटा के अंदर कोई एरर आ गया है, या बहुत ही कोई एक्सट्रीम रेयर केस आ गया ऐसा, ठीक है, जिसकी जिसकी वजह से इसकी वैल्यू बहुत जो है वो चेंज है। इसी तरीके से अगर हम लोग ट्रेंड्स की बात करें, तो ट्रेंड्स क्या होता है, जो रेपिटेशन हो रही होती है, ठीक है, या फिर जो है वो उसकी प्रोग्रेस बताई जा रही होती है, इंक्रीज डिक्रीज टेम्परेचर की। अगर हम इसको एग्जांपल से समझें कि हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं, इसमें हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों ने बात की कि जो जून है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसी तरीके से जुलाई है, उसमें जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो 32 डिग्री है। और अगस्त में क्या है कि इसमें जो टेम्परेचर है, ठीक है, वो 34 डिग्री है, राइट। अब इसमें क्या टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और हर साल ये ऐसे ही टेम्परेचर रहता है। हर साल जो जून का टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 30 डिग्री होता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी तरीके से जुलाई का टेम्परेचर 32 डिग्री होता है ऑलमोस्ट, अगस्त का 34 होता है। और हर साल जो है ऐसे ही रेपिटेशन हो रही होती है, ठीक है, यही ट्रेंड चल रहा होता है। तो ये इसे कहते हैं ट्रेंड की रेपिटेशन हो रही है एक तो, और इसके अलावा इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर के अंदर। अब डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यूज क्या होती हैं, अब हम लोग इसको देखते हैं। इसमें ये होता है कि किस तरीके से डेटा पॉइंट्स स्प्रेड होते हैं डेटा सेट के अंदर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट के स्कोर्स हैं, ठीक है, टेस्ट मार्क्स के स्कोर्स हैं। फॉर एग्जांपल एक के 40 हैं, 42 हैं, ठीक है, 45 हैं, फॉर एग्जांपल 50 है। एक स्टूडेंट है उसके 55 हैं, एक स्टूडेंट है उसके 60 मार्क्स हैं। इसी तरीके से एक स्टूडेंट है उसके 35 हैं, 98 हैं, ठीक है, 100 हैं, और एक के 100 है। अब इसमें से हमने देखा कि किस तरीके से वैल्यूज जो हैं वो स्प्रेड हो रही हैं। अब अगर हम इसको एनालाइज करें और इसके बाद रिजल्ट निकालें, तो मोस्ट स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके स्कोर्स किसके बिटवीन हैं, 40 to 60 है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 40 to 60 के दरमियान मार्क्स हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे हैं जिनके हाई स्कोर हैं, लाइक 95 to 100 के दरमियान, ठीक है। तो अब ये क्या शो कर रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यूज को स्टोर कर रहा है, ठीक हो गया, कि जो मोस्टली जो एवरेज, मतलब मोस्टली स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स हैं, ठीक है, और बहुत कम स्टूडेंट के हाई स्कोर्स हैं। तो अगर हम इसको इसकी समरी देखें तो आउटलायर्स क्या होते हैं, आउटलायर्स में होता है कि
1 to 2 वैल्यूज या कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं कि जो बाकी पूरे डेटा से बहुत डिफरेंट होती हैं, ठीक है। या तो वो एरर होगा या बहुत ही कोई एक्सट्रीमली रेयर केस होगा। ठीक हो गया। ट्रेंड में क्या होता है कि ना ओवरऑल उसका उसकी डायरेक्शन बताई जा रही होती है या रेपिटेशन हो रही होती है, ठीक है, डेटा के अंदर। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि किस तरीके से जो डेटा वैल्यूज हैं वो स्प्रेड हुई है, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखी है, ठीक है, कि किस तरीके से ये जो है वो वैल्यूज स्प्रेड हुई हैं इस वाली वैल्यूज से। ओके, अब इसमें क्या है आगे, डेटा विजुअलाइजेशन, ठीक है। अब ये डेटा को शो करने का एक और तरीका है, ठीक है, जिसे ग्राफ्स की फॉर्म में हम डेटा को स्टोर, पहले हम लोगों ने क्या देखा कि किस तरीके से हम लोग डेटा को टेबल्स की फॉर्म में डिस्प्ले करवा रहे थे, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि डेटा को किस तरीके से हम लोग ग्राफ्स की फॉर्म में या चार्ट्स की फॉर्म में या मैप्स की फॉर्म में हम लोग डेटा को शो करवा सकते हैं या डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग डेटा विजुअलाइजेशन को पढ़ते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टू आइडेंटिफाई इंसाइट्स पैटर्न्स एंड ट्रेंड। हम लोग क्या करते हैं कि डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, ताकि उसके अंदर जो भी पैटर्न्स बन रहे हैं, जो भी उसकी इंफॉर्मेशन है, जो भी ट्रेंड्स बन रहे हैं, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि अगर हम लोग डाटा को एक टेक्स्ट की फॉर्म में लिखें, ठीक है, मतलब हम जो है वो पूरा टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा को लिखें, तो हमें इतनी जल्दी उसको समझ नहीं आती, ठीक है, उस डाटा को समझना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि हमें एक एक चीज पढ़ना पड़ रही होती है। लेकिन अगर हम लोग उसको डायग्राम्स के फॉर्म में उसको पढ़ लें, समझ लें, तो हमें बहुत जल्दी समझ आ जाती है, ठीक है। अगर हम वही उसको डायग्राम की फॉर्म में समझें तो वो हमें जल्दी समझ आती है। अगर हम लोग उसको जो है वो कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसको हमारा ना तो पढ़ने को दिल कर रहा होता है और ना ही हमें इतनी जल्दी समझ आ रही होती है। तो डेटा विजुअलाइजेशन हेल्प करता है डेटा को जल्दी समझने में, ठीक है, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग डेटा क्विकली। अब इसके डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, चार्ट्स की फॉर्म में भी डाटा डिस्प्ले हो सकता है, ग्राफ्स की फॉर्म में, मैप्स की फॉर्म में भी, और फिगर्स एंड डैशबोर्ड की भी फॉर्म में। ओके, अब हम लोग इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले चार्ट्स में आते हैं, बार चार्ट आ जाता है, पाई चार्ट आता है, लाइन चार्ट है, जैसे ये जो है वो बार ग्राफ है, ठीक है। हम लोग डाटा को इस तरह से भी शो कर सकते हैं, पाई चार्ट्स की फॉर्म में भी डाटा को शो करवा सकते हैं, या फिर लाइन चार्ट की फॉर्म में भी। आपने ये सारे चार्ट जो है वो मैथ्स में डिस्कस किए होंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक बार चार्ट बना रहे हैं, ठीक है, एक हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं बार चार्ट की। इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है वो मार्क्स हैं, राइट। और यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स कह लो, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 4th क्लास के स्टूडेंट है, यहाँ पे 5th क्लास के स्टूडेंट है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे 6th क्लास है, यहाँ पे 7th क्लास है, यहाँ पे 8th क्लास है, यहाँ पे 9th क्लास है। अब अपने देखने हैं कि जो 4th क्लास के स्टूडेंट के मैक्सिमम कितने मार्क्स आए हैं, 5th क्लास के स्टूडेंट्स के मैक्सिमम कितने मार्क्स आए हैं, 6th क्लास के स्टूडेंट के, 7th क्लास के स्टूडेंट के। इसी तरीके से हमारे पास हम ये बार चार्ट बनेंगे इस तरीके से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है मोस्टली स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, ये जस्ट एग्जाम्पल है, 90%। ओके, अब हमें देखना है कि जो 4th क्लास के स्टूडेंट है उनका जो रिजल्ट है वो कितने परसेंट आया है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने जो है वो यहाँ पे बता दिया कि 80% इनका रिजल्ट आया है। इसी तरीके से 5th क्लास के स्टूडेंट का फॉर एग्जाम्पल 70% रिजल्ट आया है। फिर 6th क्लास के स्टूडेंट का फॉर एग्जाम्पल 60% रिजल्ट आया है, 7th क्लास के स्टूडेंट का फॉर एग्जाम्पल 90% रिजल्ट आया है। तो इस तरीके से हम लोग बार चार्ट के थ्रू अपने डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। ओके, ग्राफ स्कैटर प्लॉट, हिस्टोग्राम, ठीक है। इसमें हिस्टोग्राम में भी आपने स्टडी किया, स्कैटर प्लॉट में क्या होता है कि इसी तरीके से डॉट्स वगैरह जो है, डॉट्स की फॉर्म में डाटा को डिस्प्ले करवाया जा रहा होता है, ठीक है। अगर हम लोग कोविड-19 की बात करें तो इसमें ना फॉर एग्जाम्पल हम लोग उसको थोड़ा सा नीट बनाते हैं कि एक चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ ग्रीन डॉट्स हैं इस तरीके से करके, और हम लोग बात कर लेते हैं कुछ जो है वो रेड डॉट्स हैं, इस तरीके से स्कैटर प्लॉट होता है। इसमें क्या है कि जो रेड एरिया है फॉर एग्जांपल वो शो कर रहा है कि जो केसेस हैं कोविड-19 के, ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव केसेस हैं, ठीक है, जिनको कोविड है। तो ये सारे जो है वो कोविड वाले पेशेंट्स हैं, और ये सारे जो हैं वो हमारे पास जिनको कोविड नहीं 19 सॉरी कोविड नहीं है, ठीक है, जिनको कोरोना नहीं है, जिनको ये वाला वायरस नहीं है, तो ये वाले वो केसेस हैं जिनको ये वाला वायरस नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि ये
जो ग्रीन एरिया है उनको ये नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से करके हम लोग जो है वो डॉट्स की फॉर्म में हम अपने डाटा को शो करवा रहे होते हैं। तो ये हमारे पास स्कैटर प्लॉट है। इसके अलावा मैप्स की फॉर्म में भी हम लोग अपने डाटा को शो करवा सकते हैं, जिसमें आ जाता है जियोग्राफिकल डाटा रिप्रेजेंटेशन, जिसमें जैसे रोड मैप्स हो गए, सिटी मैप हो गए। ठीक है, उनके मैप को अगर हमने शो करवाना है। फिगर्स एंड डैशबोर्ड को समझ लेते हैं। फिगर्स एंड डैशबोर्ड इंटरैक्टिव डाटा समरी पैनल, इसमें क्या है, सबसे पहले हम फिगर्स को समझते हैं। फिगर्स क्या होते हैं, सिंपली विजुअल्स होते हैं जिसमें ग्राफ्स, चार्ट्स या प्लॉट्स आते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें ना कोई भी स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को शो किया जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं बार चार्ट की, जिसमें जो है वो फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर क्लास में कितने कितने हैं, हमने बार चार्ट के थ्रू शो करवा दिया। ये हमारे पास फिगर थी। अगर हम लोग डैशबोर्ड को देखें तो डैशबोर्ड में क्या होता है कि इसमें ना ये कलेक्शन होता है, डिफरेंट फिगर्स, चार्ट्स और ग्राफ्स वगैरह का कलेक्शन होता है डैशबोर्ड। इसमें ना समरी होती है पूरे डाटा की, जितना डाटा सेट है उसकी समरी होती है। अगर हम इसकी बात करें कि एक हमारे पास बिजनेस डैशबोर्ड है। ठीक है, एक हमारे पास बिजनेस डैशबोर्ड है। अब इसमें क्या है, इसमें ये शो हो रहा है कि टोटल सेल्स कितनी हुई है। ठीक है, सेल ट्रेंड क्या है, टॉप 5 प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। ठीक है, ये सब जो डाटा है, ठीक है, इसकी समरी हमें शो हो रही है। ठीक हो गया। तो इसमें क्या होता है कि हम लोगों को जो लॉन्ग रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बल्कि हम लोग क्या करते हैं, डैशबोर्ड को ओपन करते हैं और अपने डाटा को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इन शॉर्ट हम लोग बात करें तो फिगर्स क्या होते हैं, सिंगल चार्ट या ग्राफ होती है। लेकिन डैशबोर्ड की बात करें तो ये कलेक्शन होता है डिफरेंट फिगर्स का, ठीक है, डिफरेंट ग्राफ्स का, ताकि जो है हमें एक क्विक समरी मिल जाए, ठीक है, कि हमारे डेटा में हो क्या रहा है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है समरी स्टैटिस्टिक। अब ये क्या होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। इसमें ना न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, हमारे पास एक प्रॉपर डाटा सेट है। ठीक है, उसकी हमें समरी चाहिए। ठीक है, तो हमें जो है वो समरी मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं और इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। अब आपकी बुक में क्या है कि जस्ट इस तरह से लिखा हुआ है, काउंट, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने आपको हर किसी के एग्जांपल दिए ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, अब काउंट में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डाटा सेट है और उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज हैं। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि मतलब जो फॉर एग्जांपल डाटा सेट है क्लासरूम का। ठीक है, और उसके अंदर देखना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ठीक है, तो हम लोग जो है वो काउंट लगाएंगे और काउंट के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट है। इसी तरीके से मिनिमम वैल्यू होती है। मिनिमम वैल्यू क्या होती है, जो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करी होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने ये देखना है कि जो हमारे पास डाटा सेट है उसमें टेस्ट स्कोर्स हैं। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि सबसे कम कितने मार्क्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट के। तो वो हम लोग मिनिमम वैल्यू के थ्रू फाइंड आउट करेंगे कि 25 मार्क्स सबसे लोएस्ट मार्क्स हैं। मैक्सिमम वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो हम लोग मैक्सिमम वैल्यू के थ्रू फाइंड आउट करेंगे कि जो डाटा सेट है जिसके अंदर टेस्ट स्कोर्स हैं उसमें सबसे हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, वो 95 हैं, वो हम मैक्सिमम वैल्यू के थ्रू फाइंड आउट करेंगे। अब मीन में क्या होता है, हम लोग एवरेज निकालते हैं, मतलब सेंट्रल वैल्यू। ठीक है, एवरेज स्कोर फॉर एग्जाम्पल हमने फाइंड आउट कर लिया 60 मार्क्स है। हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डाटा है 2 + 2 + 4 + 6 + 6। ठीक है, हमारे पास ये डाटा सेट है। वैसे तो बहुत बड़ा डाटा होता है, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक छोटा डाटा सेट लिया है। अब हम लोग कैसे इसका मीन निकालते हैं, मीन हम लोग इस तरीके से निकालते हैं कि जितने नंबर्स होते हैं हमारे पास उनको हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, ऐड फॉर एग्जाम्पल हमें कर लिया 6 और 6 12। ठीक है, 12 और 4 16, 16 और 4 20। ठीक है, हमारे पास 20 टोटल आ गया। ठीक है, टोटल वैल्यू हमारे पास 20 आ गया। इसको हम डिवाइड करते हैं कि कितने नंबर्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20। तो हमारे पास इसका मीन आ गया। ठीक है, जो कि सेंट्रल वैल्यू होती है। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन में ये होता है कि जो डाटा है, ठीक है, वो मतलब कितना जो है वो मीन वैल्यू से सेपरेट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको हम एग्जांपल समझते हैं तब समझ आएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है मतलब ज्यादा स्कोर्स जो है वो 60 के नजदीक है। इफ मोर स्कोर्स आर नियर 60, तो डेविएशन बहुत कम होगी। और अगर स्कोर्स जो है वो मतलब 95 40, मतलब इतने इसके करीब करीब है, तो डेविएशन बहुत ज़्यादा लार्ज होगी। अब इसका क्या मतलब, ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, हम लोग ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि सबसे पहले हमारा ये काम होता है कि हम लोग मीन निकालते हैं। मीन फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया 60, या हम लोग कह सकते हैं 70। ठीक है, हमारे पास मीन आ गया 70। जब जितने जो स्कोर्स हैं, अगर ज़्यादा स्कोर 70 के करीब होंगे, इसका मतलब है डेविएशन स्मॉल है। अगर
ज्यादा जो नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, वो 70 से दूर है, लाइक 90 आ रहे हैं, 95 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, इसका मतलब है डेविएशन क्या है, लार्ज है। ठीक है, डेविएशन का मतलब ही क्या होता है कि हाउ मच वैल्यू डिफर फ्रॉम द एवरेज। ठीक है, कितनी वैल्यूज जो हैं वो एवरेज से मतलब डिफरेंट है। ठीक है, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखी है कि अगर सारी वैल्यूज जो है वो मीन के करीब होंगी तो डेविएशन स्मॉल होगी। ठीक है, और अगर वैल्यूज मीन से, ठीक है, मीन वैल्यू से डिफरेंट होंगी, ठीक है, दूर दूर होंगी उनसे, तो डेविएशन लार्ज होगी। तो इस तरीके से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मीन निकालते हैं, मीन निकालने के बाद फिर हम लोग मीन से वैल्यूज मैच कर रहे होते हैं कि वैल्यूज जो है वो मीन के करीब है या फिर मीन से दूर है। आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक, विच इज रिक्वायरमेंट ऑफ समरी स्टैटिस्टिक। ओके, अब हमें इसकी क्यों जरूरत होती है, हमने इसमें ये पढ़ना है कि जो समरी स्टैटिस्टिक है उसकी हमें क्यों जरूरत होती है। सबसे पहले एक क्विक ओवरव्यू के लिए कि जो हमारे पास एक लार्ज डेटा सेट है, ठीक है, हम लोग उसको मतलब उसकी समरी निकाल लें, उसको समराइज कर लें, ताकि हमें पता चल जाए कि जो लार्ज डेटा सेट है हम उसको ये नहीं कि हम लोग उसको पढ़ते रहें, ठीक है, बल्कि हमें पता चल जाए, ठीक है, बहुत कम टाइम में, ठीक है, बहुत जल्दी हमें पता चल जाए कि इसके अंदर हो क्या रहा है। अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं कि इंस्टेड ऑफ रीडिंग हंड्रेड थाउजेंड स्कोर्स, ठीक है, थाउजेंड स्कोर्स को रीड करने के बजाय हमने मीन वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि थाउजेंड स्कोर को देखते हैं कि अच्छा इस पर्सन के इतने स्कोर हैं, इस पर्सन के इतने स्कोर हैं, इस पर्सन के इतने स्कोर हैं। ठीक है, तो कितना टाइम हमारा लगता है, हमने क्या किया है कि उन सब वैल्यूज का मीन निकालिए। अब मीन 70 आया, इसका मतलब ये है कि मतलब मैक्सिमम लोगों के जो स्कोर्स हैं वो 70 हैं। ठीक है, तो एकदम हमें पता चल गया। डेटा क्लीनिंग, ठीक है, डेटा क्लीनिंग में क्या होता है कि जो एरर्स वगैरह होते हैं या मिसिंग वैल्यूज होते हैं उनको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्कोर है 500, जो कि आउटलायर है, ठीक है, बाकी जितना डाटा है उससे बहुत डिफरेंट वैल्यू आ गई है, तो हमें जो है उसको करेक्ट करना है। तो डेटा क्लीनिंग में हेल्प करता है। डेटा प्री प्रोसेसिंग में, डेटा प्री प्रोसेसिंग में होता है कि जो रॉ डाटा होता है उसको प्रिपेयर करना होता है, उसको जो है वो प्रॉपर डाटा में लेके आया जाता है ताकि उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करें। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक डाटा सेट है, एक लार्ज डाटा सेट है, और उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज है, डुप्लीकेट मतलब एक ही वैल्यू 2 to 3 टाइम्स जो है वो एंटर हुई है, तो उन 2 to 3 वैल्यूज को, जो बार बार एक ही वैल्यू है, ठीक है, उसको हम लोगों ने 3 to 5 टाइम्स एंटर किया हुआ है, उसको रिमूव करना है। ठीक है, सिंगल सिंगल वैल्यू को एंटर करना होगा ताकि जो है इजीली एनालिसिस परफॉर्म हो सके। इसके अलावा फीचर सिलेक्शन है। फीचर सिलेक्शन में क्या होता है कि ना, ये जो इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं उनको चूज करने में हेल्प करता है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक स्टूडेंट डाटा है, ठीक है, अब हमें ना उसके अंदर दो कॉलम्स हैं, एक मार्क्स का कॉलम है, एक रोल नंबर का कॉलम है। ठीक है, अब हमें एनालिसिस परफॉर्म करना है कि जो स्टूडेंट है, ठीक है, मतलब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जिनके हाईएस्ट मार्क्स हैं, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जिनके लोएस्ट मार्क्स हैं। अब हमें जो है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो कॉलम है, क्या हमें रोल नंबर की जरूरत है इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए? नहीं है। ठीक है, तो हम लोग रोल नंबर को इग्नोर करेंगे, हमें जस्ट मार्क्स चाहिए, तो हम लोग मार्क्स का डाटा लेंगे, ठीक है, और उसके बाद उसके थ्रू एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। तो ये फीचर सिलेक्शन है कि कौन सा फीचर हम लोगों ने सेलेक्ट करना है, मार्क्स का फीचर सेलेक्ट करना है या रोल नंबर का फीचर सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद डाटा विजुअलाइजेशन आती है, ठीक है, जिसमें हम लोग डाटा को चार्ट्स या ग्राफ्स की फॉर्म में डिस्प्ले करवा रहे होते हैं। लाइक हम लोगों ने शो करना है एवरेज मार्क्स, ठीक है, हर सब्जेक्ट के, तो वो हम लोग बार चार्ट के थ्रू कर सकते हैं। अंडरस्टैंड ट्रेंड्स एंड आउटलायर्स, ठीक है, इसके अलावा जो ट्रेंड्स और आउटलायर उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। हम पैटर्न्स भी पढ़ चुके हैं, ट्रेंड्स भी पढ़ चुके हैं, आउटलायर्स भी पढ़ चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास है फाइंडिंग वन स्टूडेंट हु ऑलवेज स्कोर 100। ठीक है, अब ये आउटलायर है, बाकी सब स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स आ रहे हैं और इसमें जो है वो एक स्टूडेंट है जिसके 100 मार्क्स आ रहे हैं, तो ये आउटलायर है। आउटलायर क्या होता है कि आउटलायर की जो वैल्यू होती है वो बहुत डिफरेंट होती है बाकी पूरे डेटा सेट से। ओके, आई होप सो आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इनकेस फिर भी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।